हेलो एवरीवन। आज हम लोग दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। और ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। देखने से आपको बहुत किचिर पिचिर लगेगा, मगर जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी। सबसे पहली बात है, जैसा कि पहला सेक्शन होता है उसमें संक्षिप्त नाम की बात होती है। संक्षिप्त नाम इसका दंड प्रक्रिया संहिता है और ये 1 अप्रैल 1974 को इन्फोर्स हुई थी। इसमें दो चीज़ें आपको याद रखना है। पहली बात तो ये नागालैंड राज्य को लागू नहीं होगी, दूसरी बात ये जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं होगी, बाकी पूरे भारत में ये लागू होगी। दूसरे सेक्शन में परिभाषाएं बताई गई हैं, जैसा कि सेक्शन 2 का पहला जो हिस्सा है उसमें पहले भाग में बताया गया है आपको 2A में जमानती अपराध। जमानती अपराध वो अपराध होते हैं जिनको प्रथम अनुसूची में जमानती बताया गया है। 2B में आरोप है। आरोप वो चीज़ है जो अभियुक्त पे लगाई जाती है। 2C में संज्ञेय अपराध है। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि कहाँ पर है संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें जो पुलिस अधिकारी है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। 2D में परिवाद है। परिवाद मजिस्ट्रेट के सामने लिखित में या मौखिक रूप में दिया जाता है। 2G में जांच है। 2G में जांच है। जांच न्यायालय या मजिस्ट्रेट करता है, ये बात आपको याद हो नहीं। 2H में अन्वेषण है। अन्वेषण सबूत इकट्ठे करने के लिए पुलिस करती है, वो कार्य अन्वेषण है। 2L में असंज्ञेय अपराध है। असंज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। फिर 2N में अपराध है। अपराध की परिभाषा दी गई है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 2N में अपराध की परिभाषा है। 2R में पुलिस रिपोर्ट है, जिसके अंतर्गत जो होता है पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश करती है कोर्ट को, और ये आपको याद रखना है। फिर 2W में सम्मन होते हैं। 2WA में WA पीड़ित को परिभाषित करता है। पीड़ित से कोई भी व्यक्ति या जो पीड़ित है या उसके विधिक प्रतिनिधि भी माने जाते हैं। 2X में वारंट की परिभाषा है। ये सेक्शन 2 खत्म हो गया। फिर सेक्शन 6 बताता है दंड न्यायालय के वर्ग कौन कौन से होते हैं। उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। 8 में महानगर क्षेत्र की परिभाषा दी गई है, मतलब 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाला क्षेत्र जो है महानगर माना जाता है। सेशन न्यायालय 9 में बताए गए हैं, हर जिले में जितनी ज़रूरत होती है रखे जाते हैं। 10 में सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना, ये सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होते हैं। और 12 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य में न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है। ये लोग जिले के अंदर काम करते हैं और सारे के सारे सेशन न्यायालय के अधीनस्थ हैं। 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है। इसमें ये कहा गया है कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो है 1 साल से अनधिक कितनी भी अवधि के लिए कोई प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को चुन लिया जाता है। 1 वर्ष से अनधिक, ये बात याद रखना है। 15 में न्यायिक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना। सारे न्यायिक मजिस्ट्रेट यूजली सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होते हैं। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, इसमें बताया गया है 1 वर्ष से अनधिक के लिए कोई विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट चुना जाता है। 19 में बताया गया है आपको महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। महानगर मजिस्ट्रेट जितने भी हैं वो सारे के सारे जो 19 में सारे के सारे जो हैं जिस तरह से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है उसी तरह है, इसका मतलब सेशन न्यायालय के अधीनस्थ हैं। 20 सेक्शन दिया है क्या, 20 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं। ये के सारे राज्य सरकार के अधीनस्थ होते हैं। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट राज्य सरकार या इसमें अवधि नियत नहीं है, किसी भी समय के लिए कर सकती है। 24 में लोक अभियोजक, ये ज़रूरी चीज़ है। लोक अभियोजक वो आदमी है जो किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा चुना जाएगा
और लोक सेवक के अंतर्गत वो व्यक्ति भी आते हैं जो लोक सेवक के निर्देश पर कार्य करते हैं। ये बात प्री में कई बार पूछी गई है। तो लोक सेवक कहाँ है? 24 में है। 25 में सहायक लोक सेवक है, लोक अभियोजक है। याद रखिए किस किस सेक्शन में कौन सी चीज़ है। 27 में किशोरों के मामले में बताया गया है। इससे पहले एक 25 का है अभियोजन निदेश पूछा जाता है। अभियोजन निदेशालय कहाँ परिभाषित है? तो 25 का में है। और 26 में बताया गया है न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय होंगे। ये दो बातें याद रखें। तो कोई भी उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय या प्रथम सूची में उल्लिखित न्यायालय अपराधों का विचारण करने के लिए सक्षम है। 27 में किशोर न्यायालय हमने बताया। किशोर न्यायालय में जो है मुख्य न्याय कोई वो अपराध होंगे जो मृत्यु काल या आजीवन काल के अलावा है, और इसमें कम से कम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता वाला मजिस्ट्रेट ही इनका संज्ञान लेगा। किशोर क्या होगा? जब वो न्यायालय के समक्ष आए तो उसकी उम्र 16 साल से कम होना चाहिए। ये ध्यान रखें आप। 30 में जुर्माना देने में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। अगर कोई दंडादेश के साथ साथ कारावास उसको जुर्माना भी दिया गया है, तो अगर वो जुर्माना नहीं देता है तो अधिकतम दंडादेश के 1/4 के बराबर उसको फिर से अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझ लें, चोरी में 3 साल की मैक्सिमम सज़ा है और अगर जुर्माना होता है, जुर्माना ना देने पर उसको मैक्सिमम फिर से जो कारावास होगा जुर्माने के सेंस में वो 9 महीने होगा। ये बात बहुत ध्यान से याद रखिएगा। अधिकतम जुर्माने का 1/4 होता है। बहुत बार आया है HGS और PCSJ में ये क्वेश्चन। 31 कहता है एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामले में दंडादेश। अगर एक ही मामले में कई एक मैटर उजागर हुए हैं तो क्या करे, और कोर्ट को उसकी अधिकारिता नहीं है तो कोर्ट उसको ट्रांसफ़र नहीं करेगा, बल्कि तब तक ट्रांसफ़र नहीं करेगा, बल्कि सब की जब तक कि उनका तब तक की ट्रांसफ़र नहीं करेगा जब तक कि उसका संकलित दंड, मतलब जैसे कि जितने दंड देने का अधिकारी है न्यायालय उससे दुगना हो जाए, या फिर किसी भी दशा में सब अपराधों को मिला के अपराध की जो सीमा है वो 14 वर्ष या उससे अधिक हो जाए, तभी वो, अगर ये दो कंडीशन हो जाएंगी तब वो ट्रांसफ़र करेगा, इससे पहले नहीं। मतलब अगर वो सीमा से दुगना हो रहा है तो ट्रांसफ़र करेगा, मजबूरी है, या 14 साल से अधिक हो रहा है या 14 साल है तो वो ट्रांसफ़र करेगा, वरना वो मजिस्ट्रेट खुद ही उसका संज्ञान लेगा और विचारण करेगा। फिर आप आ जाइए सेक्शन नंबर, जो ये हो गया 31 के बाद आ जाइए 40। बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया जाता है कि कब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी। तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ एक सिंगल अभी थोड़ा समझ लें कि अगर कोई पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है तो गिरफ्तार कर लेगा, या कोई परिवाद किया गया है जिसमें 7 साल या उससे कम की अवधि का कारावास है और पुलिस को लगता है कि ये बात सब ठीक है और अन्वेषण के लिए उसको पकड़ना ज़रूरी है, तो उसको गिरफ्तार कर लेगा बिना वारंट के। या फिर वो उद्घोषित अपराधी है, या कोई प्रत्यार्पण संधि के अनुसार है, या चुराई हुई कोई संपत्ति मिलती है, या छोड़ा गया व्यक्ति है फिर से वो ऐसी घटना कर रहा है, तो उसको बिना वारंट के गिरफ्तार करेगी। 41 का यहाँ पर छोटा लिखा हमने, पुलिस का अधिकारी किस समक्ष होने की सूचना। 41 का में 41 का देखिए यहाँ पर बहुत छोटा लिखा हुआ है, हो सकता ना दिखे इसलिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। 41 का में पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना देना है। अगर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है तो उससे पुलिस अधिकारी कहेंगे आप यहाँ आके हमें सूचना दिया करें कि आप हैं, और ज़रूरत पड़ने पे आपको आना पड़ेगा जब जब हम आपको बुलाएं। 11 खा में कहा गया है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य, उसको प्रक्रिया के अनुसार ही गिरफ्तार करेंगे, अन्य ऐसे नहीं। प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। 11:41 गा में कहा गया है कि जिले में राज्य सरकार उतने नियंत्रण कक्ष रखेगी जितना वो सही समझे। 41 गा जिले में नियंत्रण कक्ष। 41 घा में बताया गया है
कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा, उससे उसे वंचित नहीं किया जाएगा। फिर आप आ जाइए 43 में, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और प्रक्रिया। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति भी संज्ञेय अपराधों में गिरफ्तार कर सकता है, किसी को पुलिस के समक्ष ले जाएगा। 44 में बताया गया है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। बहुत पूछा जाता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी किस सेक्शन में है। 50 में बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तला दिया जाना। गिरफ्तार करने वाला अधिकारी बताएगा कि भैया देखिए इसलिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है और आप चाहें तो अपने वकील की मदद ले सकते हैं और इस तरह से आप अपनी जमानत का इंतजाम वगैरह करें। फिर आपको बताया गया सेक्शन 50 के बाद आप आ जाइए सीधे सेक्शन 53 पर। 53 में बताया गया है पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। पूछा जाता है किसकी प्रार्थना पर होती है परीक्षा, तो पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा अधिकारी, रजिस्टर्ड चिकित्सा अधिकारी परीक्षा करेगा अभियुक्त की। 53 का में बलात्संग के अपराधी की परीक्षा बताई गई है, बलात्संग के अपराधी परीक्षा 53 का। 54 का में गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त है, ये सेक्शन सारे याद रखना है। और 54 सेक्शन में बताया, 54 में सेक्शन 54 बताया गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। देखिए 53 और 54 को ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर आपको सेक्शन 57 पे जाना है। 57 क्या कर रहा है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना। अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में नहीं हो रहा है तो वो पुलिस अधिकारी उसको जो भी उस स्थान का मजिस्ट्रेट होगा उसके समक्ष ले जाएगा। और ये 24 घंटा यात्रा के अतिरिक्त होगा, मतलब यात्रा इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक। फिर आप आ जाइए 61 से 69 तक सम्मन की बात की गई है। सेक्शन 61 से लेकर 69 तक सम्मन के बारे में बताया गया है। इसमें सिर्फ एक दो बात याद रखना है कि सम्मन जो है 2 प्रतियों में होता है और जो पीठासीन न्यायालय होता है उसकी मोहर लगी होती है ये, और डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। सिर्फ ये 2-4 बातें सम्मन के बारे में याद होना चाहिए। 70 से लेकर 81 में गिरफ्तारी वारंट के बारे में है। वारंट जो है गिरफ्तारी के लिए होता है और इसमें एक सेक्शन 77 है जो कि बताता है वारंट पूरे भारत में निष्पादित किया जा सकेंगे। कहीं पर पूछा जाता है कि कहाँ तक ये निष्पादित होता है तो आप बताएंगे पूरे भारत में कहीं पर भी निष्पादित किया जा सकता है गिरफ्तारी वारंट। फिर आप आ जाइए सेक्शन नंबर 82 में, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। न्यायालय क्या करेगा, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर उपस्थित नहीं हो रहा है तो उसके लिए 30 दिन के अंदर 30 दिन के पश्चात की डेट देगा कि इतने इस तारीख को इस स्थान पर आप इस न्यायालय में उपस्थित हो। ये कहलाती उद्घोषणा। इसके लिए क्या करेगा, उद्घोषणा में 2-3 बातें बताई जाती हैं कि उसके घर पे या उसके मोहल्ले में, उसकी गली पे या न्यायालय सदन में वो उद्घोषणा को लगवाएगा, या फिर एक जो दैनिक समाचार पत्र है एरिया का उसमें वो उसको प्रकाशित करा देगा। इस तरह से उद्घोषणा पूरी हो जाती है। 83 में बताया गया फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। अगर उद्घोषणा के बाद भी वो नहीं आ रहा है तो न्यायालय किसी भी समय उद्घोषणा के बाद या उसके बाद कभी साथ कभी भी गिरफ्तारी फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश करेगा। और चूँकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम आगे इसको बताएंगे। 84 में बताया कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। 6 महीने के अंदर कोई आदमी जो कहे कि नहीं भाई इसकी हमारी संपत्ति इससे संबंधित नहीं है, कुर्की नहीं होना चाहिए, तो 6 महीने के अंदर दावा करे, आपत्ति लगा सकता है। 85 में बताया गया कुर्क की गई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना। अगर कहीं पर कुर्क कर दी गई है तो फिर उपस्थित वो आदमी उस सीमा के अंदर कि भाई इसको ये आप गलत कर रहे हैं तो निर्मुक्त किया जा सकेगा। और अगर वो सीमा निकल गई है तो वो विक्रय हो गया है तो विक्रय कर देगा न्यायालय। और विक्रय के बाद अगर वो आता है 2 साल के भीतर तो जो बची हुई अमाउंट है उसको वो वापस करेगा, ऐसा बताया गया है 85 में। एक सेक्शन और इम्पोर्टेंट है 87, सम्मन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट जारी कर सकता है न्यायालय। 92 एक है पत्रों और तारों के संबंध में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आप सेक्शन पर आ जाइए
जो सेक्शन है 93, तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकेगा। अगर किसी कोर्ट को लगता है कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी तलाशी ली जाना चाहिए तो तलाशी वारंट जारी करेगा। 94 में उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति रखी गई है या कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है तो तलाशी वारंट जारी कर दिया जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा। फिर 90 का ख़त्म हो गया सिस्टम। फिर आप आ जाइए डायरेक्ट 103, मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकेगा। अगर कुछ को मजिस्ट्रेट को लगता है तो वो खुद वहाँ पर उपस्थित होकर तलाशी वारंट के लिए निर्देश देगा। 104 में हमने बताया था परिबद्ध दस्तावेजों के परिबद्ध करने के बारे में है। 104 दस्तावेजों को परिबद्ध किए जाने का निर्देश दे सकेगा न्यायालय, परिबद्ध कर सकेगा, अपने पास रख सकेगा। इसके बारे में बताया था, CPC में भी बताया था। अब आप आ जाइए डायरेक्ट सेक्शन नंबर 106, दोष सिद्धि पर परिशांति। दोष सिद्धि पर परिशांति कायम करने के लिए प्रतिभूत लेगा वो न्यायालय जिसने दोष सिद्धि की है, और इसमें पूछा जाता है कितनी लिमिट है तो 3 साल तक की लेगा। 107 में अन्य दशाओं में परिशांति है जो कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट लेता है, 1 साल तक की इसमें अवधि है मैक्सिमम। 108 में राजद्रोहात्मक मामलों में प्रतिभूति है, जो मामले राजद्रोह के लिए हैं तो उन मामलों में भी कार्यपालक 1 साल तक की प्रतिभूत लेता है। फिर 110 सेक्शन बताया गया है अभ्यासिक अपराधियों के बारे में प्रतिभूति। इसमें बहुत खास बात है, अभ्यासिक मामलों में अगर कोई अपराधी है, अभ्यासिक मामलों का अपराधी है तो उसको कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधिकतम 3 साल तक की प्रतिभूत लेने का उसको अधिकार है। 125 में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश देने की व्याख्या की गई है। इसमें बताया गया पत्नी को जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान, चाहे विवाहित हो या ना हो। तीसरी बात में गया धर्मज या अधर्मज विवाहित पुत्री के अलावा कोई भी वयस्क संतान जो ऐसी हो जो शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग हो, जो अपने भरण पोषण करने में असमर्थ हो। उसके अलावा बताया गया है अपने माता पिता का भरण पोषण करने में, चौथा पॉइंट है ये, जो असमर्थ है तो उनका दायित्व उस व्यक्ति पर है जिसके ये संबंधी हैं, और अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो उसको प्रत्येक मास के ना चुकाए गए लिए 1 मास का कारावास है। और इसमें वो भी पत्नी के अंदर वो भी आती हैं जो पहले विवाहित रह चुकी हैं। यह हालांकि बहुत बड़ा सेक्शन है, इसके बारे में हम आपको आगे बहुत विस्तृत बताएंगे। फिर 128 में भरण पोषण के लिए आदेश का परिवर्तन क्या हो सकता है। भरण पोषण यही एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें आदेश में परिवर्तन कर सकता है। परिवर्तन है ये, परिवर्तन नहीं, परिवर्तन है ना। तो क्या कर सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ है उसको इन्फोर्स कराए, और अगर उसमें कोई चेंज करना है तो भी वो आगे चल के कर सकता है। फिर आ जाइए आप 133 कहता है न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। इसमें पूछा जाता है कौन कौन लोग वो हैं इंटाइटल हैं इस आदेश को देने के लिए। तो आपको बताना है जिला मजिस्ट्रेट हो सकता है, उपखंड मजिस्ट्रेट हो सकता है, या विशेषता नियुक्त किया कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो सकता है। यही तीनों मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यूसेंस से आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति रखते हैं, जो कि 144 सेक्शन में कहा गया है। 145 में कहा गया है जहां भूमि या जल से संबद्ध विवादों की प्रशांति भंग होना का निर्देश दे सकेगा। मतलब जहां मजिस्ट्रेट के सामने आता है कि सीमा से संबंधित कोई ऐसा विवाद पैदा हो रहा है जो पानी के या भूमि से संबंधित है, तो वहां पर वो मजिस्ट्रेट आदेश दे सकेगा कि आप अपने अपने दस्तावेज पेश करिए, फिर उसमें देखते हैं क्या हो सकता है। और अगर 146 में बताया गया है
कि अगर वो विवाद का निपटारा नहीं कर पा रहा है जो 145 में उपस्थित हुआ था, तो वो वहाँ पर उस संपत्ति के लिए रिसीवर की नियुक्ति कर देगा। ये बताया गया है 146 में। फिर आप आ जाइए 151 में। 151 में बताया गया संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। अगर कोई संज्ञेय अपराध होने की आशंका है तो मजिस्ट्रेट को पुलिस क्या करेगी, उसको बिना वारंट गिरफ्तार कर लेगी पहले ही। फिर इसके बाद आ जाइए 151 के बाद 154 संज्ञेय मामलों में इत्तिला, इसी को FIR कहते हैं। संज्ञेय मामलों में इत्तिला देने के लिए कोई भी भार साधक थाने के पास थाने का अधिकारी के पास जाएगा, उससे अपनी सूचना को लेखबद्ध कराएगा। वो अपनी उस सूचना को अपने GD पर चढ़ा लेगा। और इसमें एक निर्देश ये दिया गया है कि अगर कोई महिला इस सूचना की बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, दर्ज करा रही है प्रथम FIR, तो वो लिखने वाली वो भी महिला होगी, ये बताया गया है। जैसे बलात्कार से संबंधित कोई मामले हैं, और अगर कोई लिखने से मना कर देता है तो वो जिला अधीक्षक के बाद डाक द्वारा इस सूचना को उल्लिखित कराएगी, दर्ज कराएगी। 155 में असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला है। असंज्ञेय और ऐसे मामलों में अन्वेषण क्या होगा, असंज्ञेय मामलों को इत्तला देगा। और अन्वेषण इसका तब होगा जब वो मजिस्ट्रेट उससे संबंधित अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट उसके बारे में आदेश करे कि अब इसका विचारण होना चाहिए, अन्वेषण होना चाहिए। मतलब असंज्ञेय मामलों में इत्तला देने के बाद इन्वेस्टिगेशन तब शुरू होता है जब मजिस्ट्रेट उसको आदेश करता है। 156 में बताया गया है 155 हो गया 156 में बताया गया है कि संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, कि जैसे ही उसको रिपोर्ट मिल जाएगी पुलिस अधिकारी को, तो वो संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करना शुरू कर देगा। और कभी भी उसको ये प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि उसको अधिकारिता नहीं थी या उसके क्षेत्र में नहीं था। दूसरी चीज़, कोई भी मजिस्ट्रेट जो 190 के अकॉर्डिंग है, इसकी उसको अधिकार है कि अन्वेषण का आदेश करे। फिर अन्वेषण के लिए प्रक्रिया क्या होगी, जो पुलिस अधिकारी होगा वो अन्वेषण को दिन प्रतिदिन अपडेट कराएगा मजिस्ट्रेट को। फिर 160 में बताएगा साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। साक्षी को जो भी साक्षी हैं, पुलिस अधिकारी चाहेगा कि वो उसके पास कोई भी साक्षी जो है 160 पहले देखा, साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। पुलिस अधिकारी चाहेगा हर व्यक्ति उसके पास थाने में आके अपना साक्ष्य दे, मगर अगर इसमें 3-4 कंडीशन दी गई हैं। अगर व्यक्ति 15 साल से कम का है, या 65 के ऊपर का है, या कोई स्त्री है, या कोई विक्षिप्त व्यक्ति है, या कोई ऐसा है मानसिक रूप से या जैसा चलने फिरने में असमर्थ है, तो उसको थाने पर जाके नहीं, बल्कि पुलिस अधिकारी जहाँ वो चाहे वहाँ पर जाके उसका बयान को लेगा। 161 में कहा गया पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा को लेखबद्ध किया जाना। पुलिस अधिकारी क्या करेगा, साक्षियों की परीक्षा करेगा और उस मौखिक परीक्षा करेगा, और चाहे तो उसको लेखबद्ध कर सकता है, मगर उसके विरुद्ध ये साक्ष्यों में नहीं लिया जाएगा, ऐसा बताया गया 161 में। इसके बाद आ जाइए 164, बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्वीकृति और कथनों को अवलिखित करना। कोई भी मजिस्ट्रेट चाहे उसे अधिकारिता हो या ना हो, संस्वीकृति को अवलिखित करेगा और उसको बता देगा। अवलिखित करने से पहले उसे बता देगा ये तुम्हारे खिलाफ यूज होगी, ये सोच लो। और संस्वीकृति के अलावा इस संस्वीकृति को कथन पर शपथ पर नहीं लेगा। संस्वीकृति के अलावा अगर कोई कथन करता है तो उस कथन को साक्ष्य पर लिया जाएगा। 164 में बताया गया बलात्कार के शिकार हुए व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा। कोई भी जो ये सेक्शन बलात्कार महिला है जिसके साथ बलात्कार हुआ है, उसकी शारीरिक परीक्षा करने का निर्देश देगा और कोशिश करेगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसका जो मेडिकल है वो हो जाए। फिर इसके बाद आ जाइए आप 173 में। 173 क्या कह रहा है सेक्शन 173, पहले 173, हाँ 173 एक और सेक्शन है 167, उसको देख लें। 167 में बताया गया है कि अगर 167 लिखा है कहीं, 167
67 से पहले 165 लिखा हुआ है, 65 को देख लें। पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी ले सकता है पुलिस अधिकारी। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है 167, जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा ना किया जा सके तब प्रक्रिया क्या होगी। अगर 24 घंटे का अन्वेषण नहीं किया गया है अंदर, तो वो उसको संबंधित मजिस्ट्रेट को, अभियुक्त को भेज देगा। उसके अलावा मजिस्ट्रेट 15 दिन से अनधिक, मैक्सिमम 15 दिन तक की पुलिस हिरासत में भेज सकता है। या अगर कोई व्यक्ति जो जिस पर चार्ज है कि उसने आजीवन या मृत्युकालिक या 10 वर्ष से अन्यून अपराध का कार्य किया है, तो उसको 90 दिन की रिमांड देगा, न्यायिक रिमांड मिलेगी। और इनके अलावा मतलब आजीवन कारावास, मृत्यु या 10 वर्ष से अधिक का अपराध के अलावा कोई है तो 60 दिन तक का उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। मतलब पहले वाले के लिए 90 दिन न्यायिक अभिरक्षा, उसके अलावा 60 दिन न्यायिक अभिरक्षा, और पुलिस अभिरक्षा मतलब मैक्सिमम 15 दिन है। ये 3-4 चीज़ें इस सेक्शन से बारे में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। उसके बाद आप सेक्शन पर आ जाइए 173 क्या कर रहा है, अन्वेषण समाप्त होने के बाद अन्वेषण समाप्त होने के हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट क्या करेगा। अन्वेषण जब पूरा हो जाएगा तो पुलिस अधिकारी उसको रिपोर्ट दे देगा मजिस्ट्रेट को। इसमें 2-3 बातें याद रखना है, जल्द से जल्द किया जाएगा अन्वेषण, और बलात्कार चाहे 376 ABC किसी से संबंधित हो 2 महीने के अंदर अन्वेषण करना होगा पुलिस को, और उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजना होगी। फिर उसके बाद आ जाइए आप सेक्शन नंबर 177 पर, जिसमें बताया गया है जांच और विचारण का मामूली स्थान। 177 कहता है जांच और विचारण का मामूली स्थान। इसका मतलब क्या है, जांच और विचारण उस न्यायालय के द्वारा होगी जहां पर वो अपराध किया गया है। उसके अलावा 178 कहता है जांच या विचारण का स्थान, जहां पर परिस्थितियां ऐसी हो कि अनिश्चित है कि किसके द्वारा किया गया है, या कुछ काम एक न्यायालय के समक्ष हुआ है, दूसरे क्षेत्र में हुआ है, या चालू रहने वाला है कहीं कोई अपराध, या फिर 4th पॉइंट बताया गया है विभिन्न क्षेत्रों में कोई अपराध किया गया है। तो ऐसे मामलों में इन सब से संबंधित जो भी न्यायालय होगा उसमें उसका विचारण किया जा सकेगा, ये बताया गया है 178 में। फिर आ जाइए आप सेक्शन नंबर 182, पत्रों द्वारा किए गए अपराध। तो पत्र जहां से भेजा गया हो, जहां प्राप्त हुआ है वहां विचारण हो सकेगा। 183 में बताया गया है यात्रा या जल यात्रा के दौरान अपराधों का विचारण। तो जहां से आपने यात्रा शुरू की है या बीच में जहां पर भी अपराध आपको लगा हो गया है, वहां पर आपको विचारण करने की अनुमति दी जाएगी। फिर आपको बताया गया 186 में संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वो जिला निश्चित करना जिसमें विचारण होगा। मतलब अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि संदेह है तो उच्च न्यायालय बताएगा कि आपके मामले का विचारण किस न्यायालय में होना चाहिए, यह बताया गया 186 में। फिर आप आ जाइए सेक्शन नंबर 190 में, मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान। कोई भी मजिस्ट्रेट जो प्रथम वर्ग हो या किसी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट इस काम के लिए नियुक्त किया गया हो, तो नियुक्त नहीं बल्कि सशक्त किया गया हो, तो वो किन मामलों में विचारण कर सकेंगे, किन मामलों का संज्ञान ले सकेंगे। पहली बात, वो ऐसे अपराध जिनको परिवाद द्वारा प्राप्त हुए हैं या पुलिस रिपोर्ट के द्वारा जो अपराध प्राप्त हुए हैं, या तीसरी बात पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा वो अपराध मजिस्ट्रेट के संज्ञान में आए हों, या मजिस्ट्रेट अपनी जानकारी के अनुसार उन अपराधों का संज्ञान रखता हो, तो वो ऐसे मामले मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञानित किए जाएंगे। फिर एक सेक्शन इसमें आप और ध्यान से समझिएगा, कहाँ पर गए आप, 100 चल रहा था हम लोगों का, अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान। वो सारे मामले जो लगता है मजिस्ट्रेट को ये सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो उनको इस पास भेज देगा और उनका संज्ञान सेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा। और कोई भी सेशन न्यायालय डायरेक्ट किसी मामले का संज्ञान नहीं करेगा, वो मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे जाएंगे तभी उनका संज्ञान करेगा। इस सेक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। फिर आप आ जाइए सेक्शन नंबर
97 197 सेक्शन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर है? न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन। किसी भी मजिस्ट्रेट या लोक सेवक का अभियोजन तब तक नहीं होगा जब तक कि उस सरकार जिसके द्वारा वो नियुक्त किया गया है उसकी अनुमति ना ले ली गई हो। इसी तरह से सशस्त्र बल होते हैं, उनकी केंद्र सरकार से अनुमति ली जाती है, या जो राज्य सरकार के हैं इस तरह से कर्मचारी, तो राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही उनका अभियोजन होता है, अन्यथा नहीं होगा। 198 में बताया गया विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन सिर्फ उस व्यक्ति के परिवार पर ही होगा जो इससे पीड़ित है। महिला के बारे में बताया गया, और ये इसमें एक बात बताई गई है कि 494 और 495 में सिर्फ पुरुष ही पीड़ित है, महिला नहीं। फिर इसके बाद आ जाइए आप सेक्शन नंबर 200 पर। 200 में बताया गया परिवादी की परीक्षा। जब कोई परिवाद करने जाता है तो परिवादी की परीक्षा की जाती है, और वो उसके साथ जो साक्षी है उनकी परीक्षा करके न्यायालय उस कथन को लेखबद्ध करता है और फिर उस पर विचारण किया जाता है। 200 के बाद परिवादी की परीक्षा हो गई। 202 आदेशिका का जारी किए जाने को मुलतवी किया जाना। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो अभियुक्त है वो उसकी सीमा के बाहर है तो उसको या तो वो जांच कराएगा या किसी पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के लिए वहां भेजेगा, और तब तक के लिए वो कार्रवाई को रोक देगा, मुलतवी करेगा। मुलतवी रोक दिया जाना। और 203 इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसमें बताया गया है कि परिवाद का खारिज किया जाना। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई पूरे सारे डॉक्यूमेंट देख के कि यार कोई मामला नहीं बन रहा, तो परिवाद को खारिज कर देगा। 204 में बताया गया अगर परिवाद सही है तो उसका आदेशिका जारी की जाएगी। पूछा जाता है आदेशिका किस सेक्शन में है जारी की जाती है, तो 204 में आदेशिका जारी की जाती है मजिस्ट्रेट द्वारा। फिर 207 में आ जाइए अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जब उसके पास अभियुक्त आएगा तो उसको पुलिस रिपोर्ट है 154 के अकॉर्डिंग इत्तला है, 161 के बयान है, 164 की स्वीकृतियाँ हैं, 173(5) के अनुसार जो भी दस्तावेज है वो सारे के सारे मजिस्ट्रेट उस अभियुक्त व्यक्ति को निःशुल्क देगा। ये बात ध्यान रखें। फिर उसके बाद आ जाइए 209 में बताया गया जब अपराध अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामले को उसे सुपर्द किया जाना। अगर न्यायालय मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसका संज्ञान जो है या जिसका विचारण जो है सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, तो वो सारे दस्तावेज और अभियुक्त सहित सारी चीज़ें उस सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर देगा जिसको वो चाह रहा है। इसमें एक सेक्शन बीच में छूटा है 206 छोटे मामलों के बारे में बताया गया है। छोटे मामलों में अपराध पूछा जाता है, छोटे मामले के अपराध किस सेक्शन में, तो 206 में है। फिर आप आ जाइए 211 में आरोप की अंतर्वस्तु। आरोप की अंतर्वस्तु में वो सारी चीज़ें होंगी जो उस पर आरोपित की गई हैं, और वो उस विधि या वो विधि की वो धारा होगी या वो तथ्य जो उस पर लगाए गए हैं। और बताया गया आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा, और कोई वर्धित दंड से संबंधित कोई बात है तो भी उससे आरोप में उल्लिखित की जाएगी। 213 में बताया गया है कब अपराध किए जाने की रीत कथित की जानी चाहिए। यूजली रीत नहीं बताई जाती है, मगर जैसे कोई छल है, छल जैसे अपराध है तो उनमें रीति भी बताई जाती है कि कैसे आपके साथ छल किया गया, तो रीति भी बताना पड़ेगी अपराध के किए जाने की। फिर आप आ जाइए 215 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें बताया गया गलतियों का प्रभाव। तो इसमें कहा गया गलतियों को तब ही तात्विक माना जाएगा जबकि अभियुक्त भुलावे में वास्तविक भुलावे में पड़ गया हो। जैसे कोई अभियुक्त है जिस पर कई मामले हैं और वो भूल गया कि किस न्यायालय में जाना है, और किसी एक न्यायालय से वो दूसरे में चला गया जहाँ पर उसका विचारण नहीं हो रहा था, तो इसको माना जाता है तात्विक भूल। ये बात आती है गलतियों के प्रभाव में, तो इस भूल को कोर्ट मानेगा चलो हाँ सचमुच में भूल हो गई होगी। 216 कहता है न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है। न्यायालय किसी भी आदेश को सुनाने से पहले किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है, ये बताया गया है। फिर आ जाइए आप सेक्शन नंबर 218 में, इंपॉर्टेंट है।
विभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप। अगर बहुत सारे अपराध हैं तो उनका सबका अलग अलग आरोप लगाया जाएगा, अलग अलग विचारण किया जाएगा, ऐसा बताया गया है 218 में। फिर आ जाइए आप 219 में, एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा और उनका विचारण भी एक साथ किया जा सकेगा। और एक ही किस्म के अपराध कौन से माने जाते हैं? जो समान मात्रा के दंडनीय हो। जैसे इसमें एक और चीज बताई गई है, 379 और 380, ये दोनों भारतीय दंड संहिता के अनुसार एक ही प्रकार के अपराध माने गए, जबकि दोनों में दंड की अमाउंट अलग अलग है। सामान्यतः समान दंड के भागी जो है सेम अपराध माने जाते हैं। फिर आप आ जाइए सेक्शन नंबर 223 में बताया क्या गया है, भिन्न व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा और उनका विचारण किया जा सकेगा। कैसे लोग होंगे ये? वे व्यक्ति होंगे जो एक समव्यवहार में एक ही तरह के अपराध करते हैं। दूसरे वो व्यक्ति होंगे जिन पर एक ही अपराध से संबंधित दुष्प्रेरण का आरोप है। तीसरे वो होंगे जो 12 महीने में एक किस्म के अपराध करते हैं। चौथे वो होंगे जो एक ही समव्यवहार में भिन्न अपराध करते हैं। इस तरह के लोगों का संयुक्त विचारण किया जा सकेगा, ऐसा बताया गया है। पूछा जाता है संयुक्त विचारण से संबंधित कौन सी धारा है, तो 223 याद रखिएगा। फिर आप आ जाइए सेक्शन नंबर 225 से 237। पूछा जाता है कि सेशन न्यायालय के समक्ष विचारणीय मामले किस धारा में है, तो 225 से लेकर 237 सेशन न्यायालय में ट्रायल होगा। विचारणों का सेशन ट्रायल या सेशन विचारणा 225 से 237 में है। और इसमें एक धारा आप ये याद रखेंगे, 227 में उन्मोचन है। मतलब आरोप विरचित करने से पहले अगर न्यायालय को लगता है निर्दोष है व्यक्ति तो उसको उन्मोचन कहते हैं। ये उन्मोचन किया जाता है 227 में। और अगर आरोप विरचित कर दिया गया, 228 में आरोप विरचित करना है। और अगर आरोप विरचित कर दिया गया है तो 228 रखिएगा याद, आरोप का विरचन, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। आरोप विरचित कर दिया गया है तो 232 में दोष मुक्ति होगी। और अगर आरोप बन रहा है तो 235 में दोष सिद्धि या दोष मुक्ति होगी, ऐसा बताया गया है। ये पूरा हो जाएगा सेशन ट्रायल। फिर आप आ जाइए 238 से 250 में बताया गया है वारंट विचारण। वारंट मामलों में विचारण कहाँ से कहाँ तक है? 238 से 250 में है। ये भी बात पूछी जाती है किस सेक्शन में वारंट मामले हैं। तो वारंट मामलों में भी 2-3 बातें याद रखिए। 239 में उन्मोचन है। वारंट मामलों में उन्मोचन मतलब आरोप विरचित करने से पहले। फिर 240 में आरोप विरचित करना है, 240। और 248 में दोष मुक्ति या दोष सिद्धि हो जाएगी। ये 240 है, 240। फिर दोष सिद्धि दोष मुक्ति हो जाएगी 248 में। फिर आपसे पूछा जाता है कि संबंध मामलों का विचारण किस सेक्शन में है, तो 251 से लेके 259 में संबंध मामलों का विचारण है। 251 से 259 में संबंध मामलों का विचारण। इसमें एक सेक्शन याद रखिएगा, 251 में कहा गया है अभियोग का सारांश बताया जाना। जो अभियोग उस पर लगाया जाता है तो अभियुक्त को उसका सारांश बताया जाता है, ये बताया गया 251 में। इसमें और बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें नहीं है। फिर आपसे पूछा जाए संक्षिप्त विचारण किन सेक्शन में है, तो संक्षिप्त विचारण आता है आपका सेक्शन नंबर 260 से 265 में। 260 से 265 सेक्शन ये है। और 260 में बताया गया है संक्षिप्त विचारण को करने की शक्ति किन किन मजिस्ट्रेट के न्यायाधीश के पास है, तो आपको याद रखना है पहला मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट, दूसरा महानगर मजिस्ट्रेट और तीसरा कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ही
संक्षिप्त मामलों का विचारण कर सकता है और कोई इसके अलावा नहीं कर सकता। और ये यूजली मामले कौन से होते हैं? जो आजीवन कारावास, मृत्युदंड या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के अलावा होते हैं। मतलब 2 वर्ष से अधिक का अभियोग नहीं होना चाहिए, तभी संक्षिप्त विचारण होगा। जैसे चोरी है, 2,000 रुपये तक की, या चोरी का माल प्राप्त करना है, या आपराधिक अभित्रास है, या आपराधिक मामले हैं जिनमें 2 वर्ष से कम का कारावास हो, तब वो संक्षिप्त विचारण के अधीन आएंगे। एक सेक्शन और है 265 का, इसमें बताया गया है अभियोग सौदेबाजी। 265 का अभियोग सौदेबाजी, जो 7 वर्ष से कम के अपराध होते हैं उसमें अभियोग सौदेबाजी होती है, और ये 265 का में बताया गया है। एक धारा और है 273, उसको भी ध्यान रखिएगा। 280 में बताया गया साक्षी भावभंगी के बारे में टिप्पणियां। न्यायालय अगर देखे कि साक्षी कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहा है कि उससे कुछ कुछ रहा है, बता कुछ रहा है, तो उसको भी नोट करेगा। 284 में बताया गया है कमीशन जारी करना। मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के लिए अगर उसको लगता है कि इस मामले में इतना विलम्ब होगा या व्यय होगा या असुविधा होगा, तो उसकी उपस्थिति को कमीशन, मतलब उसको छूट देगा, उसको कहते हैं कमीशन जारी करना। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति, राज्यपाल वगैरह है, तो कमीशन जारी किया जाता है, ऐसा बताया गया है 284 में। 200 की सीरीज खत्म हो गई। अब आ जाइए आप सेक्शन 300 पे। 300 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। मतलब एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त हो गया है तो उसी मामले में उन्हीं चीज़ों पर फिर उसका विचारण नहीं होगा। हाँ, अगर कोई अन्य अपराध बनता है जो कि 220 के अकॉर्डिंग है, या उसके परिणाम उस वक्त नहीं निकले थे, या न्यायालय सक्षम नहीं था, या कोई ऐसी बात जो न्यायालय के संज्ञान में नहीं आई थी, तो उन मामलों में ये छूट है, वरना दोबारा विचारण नहीं किया जाएगा, ऐसा कहता है सेक्शन 300। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 304 में बताया गया है कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता, कि जहाँ पर न्यायालय को लगता है या मजिस्ट्रेट को भी अब उसमें है कि व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा कराने के लिए सक्षम नहीं है, उतना उसके पास पैसा नहीं है, संदेह करने का उसके पास अमाउंट नहीं है, तो न्यायालय जो राज्य सरकार है उसको अधिवक्ता प्रदान करेगी और वो राज्य के व्यय पर विधिक सहायता पा सकेगा। 306 में बताया गया है सह अपराधी को क्षमादान। सह अपराधी अगर अपनी सारी बातें सही सही बता देता है कोर्ट को, तो उसको 2 बातें इसमें ध्यान रखिएगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अन्वेषण या जांच या विचारण किसी भी प्रक्रम में उसको क्षमादान कर देगा, जबकि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो है जांच या विचारण के प्रक्रम में ही उसको क्षमादान कर पाएगा। ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है 306 से रिलेटेड। फिर 306 के बाद आप आ जाइए 300 सेक्शन, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। सेक्शन 311 बहुत इंपॉर्टेंट है। आवश्यक साक्षी को सम्मन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सक्षम साक्षी है किसी भी प्रक्रम में मजिस्ट्रेट जो है उसको बुला सकेगा, या वो बुलाया ना गया हो, उपस्थित हो, तो उसकी परीक्षा कर सकेगा, ऐसा बताया गया 311 में। 313 में बताया गया अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति। अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा करने की न्यायालय की शक्ति है कि वो किसी भी प्रक्रम में जांच या विचारण के दौरान अभियुक्त को बुला सकेगा, मगर इसके लिए अभियुक्त जो हो वो शपथ नहीं खाएगा। मतलब इस सेक्शन में अभियुक्त को शपथ नहीं दिलाई जाएगी। दूसरी बात, अगर वो मिथ्या उत्तर देता है तो मिथ्या उत्तरों के लिए उसको दंडित नहीं किया जाएगा। ये 2 बातें इस सेक्शन में आपको याद रखना। 313 में 315 में कहा गया है, 315 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। अभियुक्त व्यक्ति अपने आप में सक्षम साक्षी है, वो अपने विरुद्ध या अपने साथ और लोगों के लिए शपथ पर ना साबित करने के लिए साक्ष्य को अभिलिखित कराएगा, शपथ दिलाई जाएगी इस सेक्शन में।
शपथ में, और वो बिना अपनी लिखित प्रार्थना के हाजिर नहीं होगा कोर्ट में। दूसरी चीज़, अगर वो साक्ष्य नहीं देता है अपने विरुद्ध, तो कोई भी विरोधी पक्षकार या न्यायालय उसके बारे में टीका टिप्पणी नहीं करेगा, ऐसा बताया गया है 315 में। 319 बहुत इंपॉर्टेंट है। 319 में कहा गया, अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की न्यायालय की शक्ति। मतलब जब अभियोजन शुरू हुआ था तब वो अपराधी अभियुक्त नहीं था, मगर बाद में साक्ष्य से न्यायालय को पता लगा कि ये भी हो सकता है, ये व्यक्ति भी इन्वॉल्व था, तो न्यायालय उसको वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे कि वो शुरू से अपराधी था, और उसके साथ वो सारे, उसको बुलाया जाना, उसके खिलाफ वारंट किया जाना, ये सारे काम करेगा न्यायालय अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले व्यक्ति के विरुद्ध, ऐसा बताया गया है 319 में। ये सेक्शन याद रखिएगा जरूर। 320 में अपराधों का शमन है। शमन की 2 श्रेणियां बनाई गई हैं, 2 सारणी हैं। पहली सारणी में बिना न्यायालय के अनुमति के शमन हो सकता है अपराधों का, और दूसरी श्रेणी में न्यायालय की अनुमति आवश्यक है अपराधों का शमन करने के लिए। 321 में अभियोजन वापस लेना है, तो कौन लेगा वापस? जो उस मामले का भार साधक लोक अभियोजक है, या तो न्यायालय की सम्मति से या साधारणतः मामले को वापस ले सकता है। 329 मतलब 329 सेक्शन यहाँ छूट गया था, देखें इसको। न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृत चित्त होने की दशा में प्रक्रिया। मतलब अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष आता है और वो न्यायालय को लगता है ये विकृत चित्त है, साउंड माइंड नहीं है, तो न्यायालय उसको उपचार के लिए भेजेगा और तब तक कार्रवाई को मुलतवी कर देगा जब तक कि उसको सोचने समझने की शक्ति दोबारा वापस नहीं मिल जाती, ऐसा बताया गया 329 सेक्शन में। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर 340 की अपील 341 में होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, फिर भी ध्यान रखिए। 353 बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्णय के बारे में है। पूछा जाता है निर्णय किस सेक्शन में बताए गए हैं, तो आप बताएंगे 353 में निर्णय की बात की गई है। निर्णय क्या होता है? संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाएगा, या संपूर्ण निर्णय पढ़कर सुनाया जाएगा, या अभियुक्त या प्लीडर द्वारा समझने वाली भाषा में या परिवर्तनशील भाग को पढ़कर सुनाएगा और निर्णय का सार संक्षेप में लिखेगा। हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे हम इसको फिर से बताएंगे, अभी आप सिर्फ याद रखें निर्णय किस सेक्शन में है। फिर आ जाइए आप 374 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक सेकंड, इससे पहले आप 2-3 सेक्शन को समझ लीजिए। एक सेक्शन तो है 357 का, इसमें बताया गया पीड़ित प्रतिकर स्कीम। पूछा जाता है पीड़ित प्रतिकर स्कीम किस में है, तो 357 का में है। फिर 357 गा में पीड़ितों का उपचार है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 357 सिर्फ अगर धारा पूछी जाए तो प्रतिकर का प्रबंध किया गया है 357 में, ये ध्यान रखिएगा। 374 में दोष सिद्धि से अपील होगी, दोष सिद्ध व्यक्ति अपील करेगा 374 में। इसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी, और सेशन कोर्ट या अपर सेशन कोर्ट या 7 साल से अधिक के अपराध जिसमें दंडादेश दिया गया है, तो उनकी अपील उच्च न्यायालय में होगी। उसके अलावा जो मजिस्ट्रेट निर्णय देते हैं या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट देते हैं, 328, 325 या 360 के अंतर्गत मामले हैं, उन सब की अपील सेशन न्यायालय में होगी, ये बताया गया है। 375 में बताया गया है कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का विकथन करे अपील का ना होना, तो कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का विवेचन करे तो अपील नहीं होगी। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है ये अपराध मैंने किया है तो अपील नहीं होगी, ऐसा बताया गया 375 में। 376 में बताया छोटे मामलों में अपील का ना होना। छोटे मामले कौन से हैं इसको समझेंगे अभी हम। छोटे मामले वो मामले कहलाते हैं जब उच्च न्यायालय ने कोई सज़ा दी हो, वो 6 महीने तक की हो, या फिर जुर्माना 1000 तक का हो। सेशन न्यायालय ने कोई सज़ा दी हो तो वो 3 महीने तक की हो और जुर्माना 200 रुपये हो। और तीसरी बात, अगर किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ने जुर्माना 100 रुपये तक का दिया है तो ये छोटे मामले कहलाएंगे और इनमें कोई अपील नहीं होगी। एक बात और याद रखें, चौथी बात,
अगर कोई संक्षिप्त विचारण करने वाला न्यायालय 200 रुपये तक का जुर्माना देता है तो भी ये संक्षिप्त वाला मामला माना जाएगा और इसमें कोई अपील नहीं होगी। 377 राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील, मतलब से जो राज्य सरकार होती है वो 377 में अपील करती है कि इनको अपर्याप्त दंड मिला है, पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम अपील करना चाहते हैं। 378 में कहा गया है दोष मुक्ति की दशा में अपील। अगर कोई व्यक्ति दोष मुक्ति हो गया है तो भी राज्य सरकार उसके विरुद्ध मामला दर्ज कराती है, अपील करती है, ऐसा बताया गया 378 में। फिर 378 के बाद आ जाइए 386 में अपील न्यायालय की शक्ति। अपील न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है 386 में। ये अपील न्यायालय कुछ भी कर सकता है, दोष मुक्ति को दोष सिद्धि में कन्वर्ट कर सकता है, दोष सिद्धि को दोष मुक्ति में कन्वर्ट कर सकता है, अवियुक्त को उन्मोचित कर सकता है, या जैसा विधि या अपराध को परिवर्तित कर सकता है, उसकी अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकता है। ये सारे अधिकार हैं अपील न्यायालय को, जो कि बताए गए हैं 386 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा लिखा है, ध्यान से सब देख लीजिएगा। 386 अपील न्यायालय की शक्तियाँ। फिर आप आ जाइए 391 में। 391 में क्या बताएगा? अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निर्देश दे सकेगा। अपील न्यायालय अपने आप साक्ष्य लेगा, अगर वो सेशन या उच्च न्यायालय है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को निर्देश देगा कि इसके मामले में हमें साक्ष्य ला के दीजिए और उसको पृष्ठांकित करके हमारे पास प्रस्तुत करिए। 394 में अपीलों का उपशमन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपीलों का उपशमन कब हो जाता है? पहली बात कहती है ये धारा 377 और 378 के अकॉर्डिंग अपील का अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा यदि अभियुक्त की मृत्यु हो गई है। दूसरी बात कहता है जुर्माने के सिवाय कोई भी अपीलार्थी की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमित हो जाएगी, उपशमन हो जाएगा, उसका खत्म हो जाएगी। मगर अगर दोष सिद्धि और मृत्यु के कारावास से दंडनीय अपराध के विरुद्ध कोई भी अपील अगर जारी करना चाहता है तो उसका कोई विधिक प्रतिनिधि 30 दिन के अंदर ऐसा ज्ञापन देने न्यायालय को कि हम अपील आगे जारी रखना चाहते हैं, तो अपील उसको कंटिन्यू रहेगी, ऐसा बताया गया है 394 में। 395 सेक्शन देख लीजिए। 395 यहाँ लिखा होगा, यह है। एक चीज़ और है, ये हमने बताया 391 अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य लेने, हाँ हो गया। 395 बताया उच्च न्यायालय को निर्देश। अगर कोई मामला ऐसा आ गया है कोई किसी कोर्ट के मामले में जिसको निस्तारित करना है, किंतु उसको लग रहा है ये विधि विरुद्ध है या सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त नहीं दी है, तो उसके मामले को कथन करके वो उच्च न्यायालय को भेज देगा कि इस पर हमें निर्देशित करें और उसके हिसाब से वो निर्णय देगा। उसके अलावा 397 में बताया गया पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अभिलेख को मंगाना। जो कोर्ट है, अपर कोर्ट है, वो पुनरीक्षण करने के लिए उसके मामले जो निर्णय दिया गया उसके मामले में उसकी मतलब औचित्यता के बारे में या अन्य मामलों में निरीक्षण करने के लिए अभिलेखों को अपने पास मंगा लेगा, निर्देश में भेजते हैं और पुनरीक्षण में न्यायालय मंगाता है, जो कि 397 में बताया गया है। इसके बाद 300 की सीरीज भी खत्म हो गई। अब आप आ जाइए 400 वाली सीरीज में। 401 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां। मतलब पूछा जाता है उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण की शक्ति किस सेक्शन में है, तो वह है 401 में। फिर आप आ जाइए सेक्शन 428 में। 428 कहता है अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास को दंडादेश के विरुद्ध मुद्रा किया जाना। कहने का मतलब है अगर अभियुक्त पुलिस कस्टडी में था पहले से या वो जेल कारावास में था, तो जितनी उसने अवधि कारावास में बिताई है उसको जब दंड मिलता है तो उससे मुद्रा किया जाएगा। मतलब उतनी अमाउंट कारावास की घटा दी जाएगी जितनी वो भोग चुका है, बाकी की बची हुई कारावास की अवधि को उसको जेल के अंदर भोगना होगा। ये इसका मतलब है मुद्रा किया जाना, जो कि सेक्शन 428 में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसके बाद डायरेक्ट पहुंचेंगे एक सेक्शन और बचेगा 433। देखिए सेक्शन 433 कहाँ पर है, एक सेकेंड।
अब आ जाइए आप जमानत के मामले में। सेक्शन 436 किन मामलों में जमानत ली जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे मामले जो जमानती हैं, इसमें जमानत का अधिकार होता है व्यक्ति को, तो अधिकार के रूप में जमानत ली जाती है 436 में। जबकि 437 कहता है जमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जाएगी। सॉरी, अजमानती में अधिकार नहीं है मगर जमानत मिलती है। किन मामलों में जमानत मिलती है, इसमें 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखें। हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ आप इतनी बात याद रखें कि कोई व्यक्ति जो कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है, या जिसने कोई संज्ञेय अपराध किया है जिसको पहले से 7 वर्ष या इससे अधिक का कारावास दिया गया है या का दंडादेश दिया गया है, या 3 वर्ष से अधिक के लिए दंडादेश 2 या अधिक बार दिया गया है, तो वो सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। उसके अलावा इन सब मामलों में जमानत नहीं दी जाएगी। 438 कहता है अग्रिम जमानत के बारे में, जो कि कहता है, इसका मतलब क्या है, गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत स्वीकृत करने के लिए निर्देश सिर्फ और सिर्फ सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय अग्रिम जमानत के लिए हकदार है, जमानत देने के लिए हकदार है, और कोई न्यायालय अग्रिम जमानत नहीं दे सकता, ऐसा बताया गया है अग्रिम जमानत 438 में। फिर 439 में आ जाइए। 439 जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां। उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जो जिस मामले में चाहे जमानत प्रदान कर सकता है, जटिल मामलों में भी। फिर आप आ जाइए 460 में। 460 क्या कहता है, वे दशाएं जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती। कौन सी दशाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आगे हम फिर पढ़ाएंगे इसको। बहुत सारी दशाएं हैं, इसमें आप सिंपल से याद रखें। पहली बात है धारा 94 के अधीन तलाशी वारंट जारी करना। इसमें हमने ब्रैकेट में लिख दिए हैं धाराएं, सारी CRPC धाराएं 94, 155, 176, 187, 190, 192, 306, 450, 454। कहने का मतलब है 94 में तलाशी वारंट है, फिर 155 में असंज्ञेय मामलों का विचार अन्वेषण है, 176 में मृत्यु समीक्षा है, और एक बात और याद रखिएगा, 190 जो है मामलों का संज्ञान से रिलेटेड है, इसके A और B इसी सेक्शन में आते हैं 460 में। उसके अलावा 304 क्षमादान करना है सही अभियुक्त को। फिर इसके बाद आएंगी 461 में वेद अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित करती हैं। इसके अंतर्गत 86, 92, 107, 125, 190 का गा सदाचार के से संबंधित जितनी भी बातें हैं, मतलब 83 के अंदर आता है अधीन संपत्ति को कुर्क करने का आदेश है, 92 में तलाशी वारंट है, 107 में परेशांति से 107, 108, 109 ये सब इसी में आएंगे, ये अनियमितताएं दूषित करती हैं। उसके अलावा 125 भरण पोषण का आदेश है। उसके अलावा संक्षिप्त विचारण है या किसी मामले का विचारण है, ये सब अनियमितताएं दूषित करती हैं कार्रवाई को। फिर उसके बाद आएंगे आप 464 में आरोप विरचित न करने या उसके अभाव में गलती का प्रभाव। अगर कहीं आरोप विरचित नहीं किया गया है या कोई ऐसा मामला है कि आरोप विरचित किया गया मगर सही से नहीं किया गया, तो कोई भी पुनरीक्षण न्यायालय या अपील न्यायालय उस मामले को ना तो उल्टेगा ना ही कोई परिवर्तन करेगा तब तक जब तक कि उसे 2 बातें हो जाए, क्लियर ना हो जाए। पहला तो कि वो न्यायालय सक्षम था ऐसा निर्णय देने में, दूसरी बात उसमें कोई फेरफार नहीं हो सकता, मतलब निर्णय सही दिया गया है, दूसरा न्यायालय सक्षम था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको दोष सिद्धि कायम रहेगी, ऐसा बताया गया है 464 में। फिर 468 कहता है परसीमा काल की समाप्ति के पश्चात अपराधों का संज्ञान का वर्जन। मतलब अगर परसीमा काल निकल गया है तो
अपराध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। परिसीमा काल क्या होता है? 6 महीने तक होता है जुर्माने से रिलेटेड मामलों में, 1 साल तक का होता है 1 वर्ष तक की सज़ा में, 3 वर्ष तक का होता है 3 वर्ष होगा जब कोई मामला 1 वर्ष से अधिक हो, 3 वर्ष से अनधिक का हो, और 3 वर्ष से मतलब इसका मतलब फिर फाइनल हुआ कि 3 वर्ष से अधिक अगर कोई अपराध है तो उसमें कोई भी परिसीमा काल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर 474 कहता है कुछ दशाओं में परिसीमा काल का विस्तारण, अगर न्यायालय चाहे, उसको लगता है कि यार ऐसे मामले लग रहे हैं कि परिसीमा काल बढ़ा देना चाहिए, तो न्यायालय को अधिकार है वो बढ़ा सकता है। लास्ट सेक्शन 482 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि उच्च न्यायालय को कोई बाउंडेशन नहीं है, वो अपनी चाहे तो किसी भी शक्ति का प्रयोग आगे तक के लिए कर सकता है। ये हमने पूरी आपको आज सीपीसी पढ़ा दी, सीआरपीसी पढ़ा दी, और इसको आप शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस।